आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। दोस्तों, हम हैं दिल्ली के पश्चिम इलाके में रघुवीर नगर। रघुवीर नगर की ये वो गलियां हैं जिसमें एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम शहज़ादी होता है और उसी के ठीक सामने एक घर में रहता है अंकित नाम का एक लड़का। अंकित और शहज़ादी जब बचपन में छोटे से थे तो शहज़ादी अंकित को आवाज़ लगाता है इधर से और इधर से आवाज़ उधर पहुंच जाती है। दोनों निकलते हैं, गली से टहलते टहलते सीधे पहुंच जाते हैं सामने इस पार्क में। अब देख रहे होंगे बहुत सारे महिलाएं, बच्चे आराम से खेल रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं। ऐसे खेलते खेलते कब वो धीरे 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 बड़े होने लगते हैं। लगभग 10 साल तक शहज़ादी के परिवार का सफ़र इस गलियों में रहा। उसके बाद उन्होंने फ़ैसला किया कि यहाँ से अब कहीं दूर चलते हैं। जब वो दूर चले जाते हैं तो ऐसे ही वक्त के साथ साथ शहज़ादी भी बड़े होने लगती है और अंकित भी बड़ा हो रहा था। जब अंकित और शहज़ादी दोनों बड़े हो रहे थे, अंकित ने 12वीं की पढ़ाई करने के बाद और उसके बाद फ़ोटोग्राफ़ी का काम शुरू किया। उस दौर में सोशल मीडिया का एक नया नया युग आया था और लोगों ने फिर अपनी किस्मत को आज़माने के लिए कोशिश की कि क्यों ना यूट्यूब पर ही अपनी किस्मत आजमाई जाए। तो अंकित सक्सेना, जो कि कक्षा 12 तक पढ़ा लिखा था, उसके बाद उसने आवारा वॉइस के नाम से अपना एक यूट्यूब पर चैनल बनाता है। और जैसे ही आवारा वॉइस के नाम पर अपना एक यूट्यूब पर चैनल बनाता है तो चैनल तो बनने लगता है, उस पर कुछ अटपटी कुछ चटपटी वीडियो बनाता था और वो वीडियो हाईलाइट होनी शुरू हो जाती हैं। उधर जो शहज़ादी होती है, शहज़ादी यहाँ से दूर कहीं अपने परिवार के साथ थोड़ा सा फासले से चली जाती है। ऐसे ही फासले से जाने के बाद फिर वो भी अपनी पढ़ाई लिखाई कर रही थी और पत्राचार से वो स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन की पढ़ाई लिखाई कर रही थी। ऐसे ही जब यहाँ से अंकित सक्सेना निकल कर बाहर जाता है तो एक दिन उससे टकराई यानी कि आमने सामने हो जाती है, मुलाकात हो जाती है। और जैसे ही मुलाकात होती है तो अंकित सक्सेना ने शहज़ादी को देखा, शहज़ादी ने अंकित सक्सेना को देखा। दोनों ही एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। प्यार हो जाता है और प्यार होने के बाद वो आपस में एक दूसरे से बहुत सारी बातें किया करते थे। मैं बिल्कुल ठीक उसी जगह पर, उसी इलाके में, इनकी दिल्ली के पश्चिम है और पश्चिम में एक रघुवीर नगर RGA 122 में मैं बिल्कुल वहीं पहुंच चुका हूं। अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो ये है वो घर, ये है वो अंकित का घर। अंकित इस वाली बिल्डिंग के इस वाले हिस्से में वो रहता था और ऐसा ही कहीं घरों में घर था शहज़ादी का। तो ये प्यार कुछ आगे बढ़ने लगता है। दोनों एक दूसरे के साथ फ़ैसला कर लेते हैं कि हम जिएंगे साथ, मरेंगे साथ। लेकिन ऐसे ही करते करते जब थोड़ा वक्त आगे बढ़ रहा था तो वो तारीख थी 1 फरवरी साल 2018 की बात है। रात के लगभग 8 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। अंकित सक्सेना दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचता है। घर पहुंचने के बाद सीधा अपना सामान रखता है। उसके पिताजी, जिनका नाम यशपाल सक्सेना होता है, माँ का नाम कमलेश सक्सेना होता है, उनका इकलौता बेटा होता है वो। और ना कोई बहन ना कोई भाई, सिर्फ एक बेटा, माता और पिता। पापा उससे पूछने लगे कि बेटा क्या बात है, क्या इतनी जल्दी में क्यों हो? बस थोड़ी जल्दी में था। उतर के भाग के नीचे से आता है। नीचे से आने के बाद जैसे ही गली में था, इधर गली में कहीं आराम से घूम रहा था, तुरंत ही उसके पापा के पास एक फ़ोन पहुंचता है। फ़ोन आने के बाद कि पापा अंकल जी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आ जाओ, देखो यहाँ पर कुछ बवाल हो गया, झगड़ा हो गया है। और जैसे ही उसके पिता दौड़ते हुए आते हैं तो देखते क्या है कि अंकित पड़ा हुआ था, तड़प रहा था और उसके गले से खून बह रहा था। उसी बीच में पता चलता है कि शहज़ादी के पापा, जिनका नाम अकबर अली होता है, शहज़ादी की माँ जिनका नाम शहनाज बेगम होता है, शहज़ादी का मामा जिनका नाम मोहम्मद सलीम होता है और शहज़ादी का एक छोटा भाई, वो आते हैं और अंकित सक्सेना के गले पर धारदार हथियार से वार कर देते हैं। अंकित सक्सेना वहाँ तड़पता रहता है। बूढ़े पिता उसके किसी तरकीब से उसे आसपास के लोगों की मदद से, जबकि वहाँ उस वक्त सैकड़ों की संख्या में लोग थे, किसी ने बचाने की अंकित सक्सेना को कोशिश नहीं की। लेकिन जब तक बचाने की कोशिश कर रहे थे तब तक उसे हॉस्पिटल लेके जाते, तब तक डॉक्टर कह देते हैं कि अब अंकित सक्सेना को हम बचा नहीं सके। अंकित सक्सेना अब उस दुनिया में रहा नहीं था। और जैसे ही ये खबर अगले दिन अखबारों में प्रकाशित होती है, उसके बाद पूरा जो इलाका था, ये पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो जाता है। बड़ी संख्या में यहाँ पर फोर्स तैनात कर दी जाती है, क्योंकि लड़की मुस्लिम समुदाय से थी और लड़का हिंदू समुदाय से था। दोनों में कहीं और इसमें समाज में कोई ऐसा स्थिति पैदा ना हो जाए, इसलिए उस चीज़ को संभालने की कोशिश करने के लिए जब बड़ी संख्या में फोर्स तैनात कर दी जाती है, फिर
बीजेपी के नेता मनोज तिवारी भी आते हैं और तसल्ली देते हैं परिवार को कि तुम चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, वो भी आते हैं। वो भी आने के बाद यहाँ पर तसल्ली देने की कोशिश कर रहे थे और लोगों में फिर उबाल होना शुरू हो जाता है। लोग सड़कों पर उतरते हैं, कैंडल मार्च निकालते हैं, धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं और कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इस अंकित के परिवार को इंसाफ दिलाना ही पड़ेगा। लेकिन जब लगातार मीडिया में खबर प्रकाशित हो रही थी, लगातार टीवी पे खबर चल रही थी, ये साल 2018 में बहुत ज़्यादा चर्चित मामला हो जाता है। अब घर वाले भी तो लगने लगता है कि हाँ कुछ ना कुछ होगा। उस लड़के के पिता यानी कि अंकित सक्सेना के पिता यशपाल सक्सेना की तबीयत पहले से थोड़ी बहुत ख़राब रहती थी, लेकिन इकलौता बेटा अब इस दुनिया में रहा नहीं, तो इसलिए पिता भी ज़्यादा दिन तक जी नहीं पाते। वो तारीख आती है 30 अप्रैल 2021 को, कोरोना काल चल रहा था और पिता की सांसें हमेशा हमेशा के लिए थम जाती हैं। तब कमलेश सक्सेना यानी कि माँ जो होती है उसको एहसास होता है, जब उनके बेटा ख़त्म हुआ था तो हज़ारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए थे, हज़ारों लोग मदद करने के लिए बात कर रहे थे, लेकिन अंकित सक्सेना के पिता इनकी यशपाल सक्सेना के उस पार्थिव शरीर को उठाने के लिए, शमशान घाट तक पहुंचाने के लिए कंधों की भी कमी पड़ गई थी, ऐसा कमलेश सक्सेना बताती हैं। फिलहाल वो यहाँ घर पे नहीं है, लेकिन उनसे मेरी यही बातचीत हुई थी। बचपन का वो प्यार था, बचपन की वो बातें थी। बात यहाँ तक बढ़ गई कि अब कमलेश सक्सेना बिल्कुल अकेली पड़ जाती हैं, लेकिन उन्हें हिम्मत नहीं हारी और अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए लगातार अदालत के चक्कर पर चक्कर काटते रहीं। 30 हज़ारी कोर्ट में ये मामला चल रहा था और ऐसे करते करते वक्त आगे बढ़ रहा था। इसी बीच में हालांकि सरकार की तरफ से एक वादा किया गया था कि हम तुम्हारी रोजी रोटी के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था करेंगे, कुछ करने की कोशिश करेंगे। कि उन्होंने एमसीडी की तरफ से एक खोखे की व्यवस्था, ऐसा खोखा जिस पे चाय पानी या इस तरह का सामान मिल जाता है, वो खोखा तो मिल जाता है, लेकिन वो खोखा ना तो उसमें लाइट थी, ना उसमें बिजली थी, ना उसमें पानी था, इसलिए वहाँ से क्या इनकम होती और माँ कैसे काम करेगी। वो बूढ़ी अम्मा, आज अगर हम साल 2026 की बात करें तो माँ की उम्र लगभग 58 साल के आसपास हो जाती है, लेकिन उसने लड़ाई लड़ना नहीं छोड़ा, उसने हिम्मत नहीं हारी और वो लगातार लड़ाई लड़ती रहती है। और 7 मार्च साल 2024 को आखिरकार इस मामले में अदालत की तरफ से एक फैसला आता है। चूँकि उसका जो भाई था शहजादी का, वो नाबालिग होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 साल या 3 साल के आसपास वो सलाखों के पीछे रहता है, यानी कि वो बाल सुधार गृह में रहता है, वहाँ से वो निकल जाता है। उसके बाद जो उसकी लड़की के मामा होते हैं, उसके पिता होते हैं, उसकी माँ होते हैं और 30 हज़ारी कोर्ट की तरफ से उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है, साथ ही 50 हज़ार रुपये अर्थदंड की सज़ा सुनाई जाती है। अंकित सक्सेना की माँ को लगता था कि इन्हें फांसी की सज़ा मिलेगी, लेकिन लड़ाई अभी जारी है, लड़ाई अभी चल रही है। दोनों पक्ष, एक पक्ष है जो हाई कोर्ट में ये सज़ा को कम कराने के लिए अपील करेगा और दूसरा शख्स ऐसा है जो हाई कोर्ट में जाने के बाद इसको सज़ा को और बढ़ाने की बात करेगा। लेकिन बात वहाँ पर नहीं थमेगी, ये कहानी और भी आगे बढ़ेगी। सुप्रीम कोर्ट है और भी बहुत सारे रास्ते हैं। जैसे छोटे बच्चे आप देख रहे हैं, ठीक इन बच्चों से ही कहानी शुरू हुई थी। ऐसे ही बच्चे गली में खेलते थे और खेलते खेलते वो बड़े हो जाते हैं और बड़े होते होते उन्हें क्या प्यार हो जाता है और ये कहानी बस फिर इस कहानी का एंड बहुत दुखद होता है। लेकिन अफसोस की बात यह है, जब मेरी उस माँ से बातचीत हो रही थी तो उस माँ ने एक बात कही कि अब मदद के लिए कोई नहीं आता, अब मैं बिल्कुल अकेली हूँ, बूढ़ी हूँ। कई बार ऐसा भी होता है कि फाके से ज़िंदगी गुजर जाती है। अगर इस कहानी को देखकर आपको लगता है कि उस बूढ़ी माँ की आपको मदद करनी चाहिए, तो ये दिल्ली का पश्चिम इलाका है और पश्चिम इलाके में रघुवीर नगर है और रघुवीर नगर में RGA 122 मकान नंबर है और वहाँ पर रहने वाली एक महिला जिसका नाम कमलेश सक्सेना है। उम्र जिनकी लगभग 58 साल के आसपास है, क्योंकि उनका बेटा उस वक्त 23 साल का था, इकलौता बेटा, जब इस दुनिया में नहीं है। जब मामला गर्म होता है, जब मामला मीडिया, सोशल मीडिया लगातार हाईलाइट होता है, तब बहुत सारे नेता लोग आते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारे वादे करते हैं, लेकिन ना वादे पूरे होते हैं, ना उनकी बातें सच्ची निकलती हैं। बाद में जो समस्याएं होती हैं, जो परिवार होता है, वो सीधे सीधे एक दूसरे से उसका सामना करता है। जैसे कि आज कमलेश सक्सेना सामना कर रही है अपने बेटे के जाने के बाद, और शहजादी के परिवार के लोग सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। इस मामले में हमने शहजादी के बारे में पता करने की कोशिश की कि आखिरकार शहजादी का क्या हुआ। जब अंकित सक्सेना की हत्या हुई थी, उसके बाद फिर शहजादी को ये बात पता चल जाती है, तो शहजादी के दिल पर भी एकदम पहाड़ टूट जाता है और शहजादी ने शायद अपनी जान देने की कोशिश की थी। उसने कुछ पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश की थी। हालांकि उससे उपचार के लिए जब हॉस्पिटल लेके जाते हैं, उस दौर में उस लड़की को घर से भी निकाल दिया गया था, तब उसे कुछ दिनों के लिए नारी निकेतन भी रहना पड़ा था। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ जाता है, कहते हैं कि हर जख्म भी भर जाता है। उस लड़की को उसके परिवार ने अपना लिया था। शायद संभवतः ये बताया जाता है कि उस लड़की ने फिर शादी कर ली थी। अब वो एक नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश कर रही है। शायद उसे अब अंकित की याद आती है, नहीं आती है, लेकिन अंकित की जिंदगी उसकी वजह से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है।
दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।